धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। भोंपू मीडिया का एक नज़ारा आपके सामने रखने जा रहा हूं। सवालों को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है वो नज़ारा आपके सामने रखने जा रहा हूं। असल सवाल क्या है वो भी आपके सामने जिक्र करूंगा, लेकिन सबसे पहले लेके चलना चाहता हूं आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। शिवसेना से आते हैं। शिवसेना ने चुनाव लड़ा बीजेपी के साथ मिलकर, लेकिन बाद में सीएम की सीट को लेकर विवाद हो गया और वो दोनों अलग हो गए, यानी कि बीजेपी अलग शिवसेना अलग। और शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी बना ली और महाविकास अघाड़ी बनाने के बाद वो वहां के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन वो किसी भी सदन के नेता नहीं है, यानी कि ना तो विधानसभा के विधायक हैं और ना ही वो विधान परिषद से एमएलसी हैं। तो ऐसे में उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर किसी ना किसी सदन से चुनकर आना, नियुक्त होना जरूरी है। लेकिन कोरोना के चलते आपको बता दें, जो 2 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना था, यानी कि विधान परिषद की 2 सीटों पर जो चुनाव होना था वो चुनाव कैंसिल हो गया। तो ऐसे में विकल्प क्या बनता है? 6 महीने के अंदर अंदर चुना जाना। तो ऐसे में कैबिनेट डिसीजन लेती है कि राज्यपाल महाराष्ट्र के अंदर 12 लोगों को एमएलसी चुन सकता है, उसके पास अधिकार है। जैसे आपने देखा होगा रंजन गोगोई को राष्ट्रपति ने चुन लिया, जैसे आपने देखा होगा पिछली बार सचिन तेंदुलकर को चुन लिया गया था। तो सरकार सिफारिश से भेजती हैं और राज्यपाल और राष्ट्रपति जो है तब वो चुन लेता है। तो ऐसी 12 सीटें हैं। 12 सीटों में से 2 सीटें खाली हैं। तो कैबिनेट ने फैसला लिया कि उनमें से एक सीट पर उद्धव ठाकरे को नॉमिनेट करा लिया जाए राज्यपाल से। वो सिफारिश भेजते हैं, राज्यपाल उस सिफारिश को दबा के बैठ जाते हैं। उसी बीच बीजेपी का एक नेता बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच जाता है और कहता है कि इनको एमएलसी नॉमिनेट करने से राज्यपाल को रोकना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट कहता है भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, राज्यपाल को करना है, जो भी कुछ करेगा। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो महाविकास अघाड़ी की कैबिनेट है वो फिर से एक प्रस्ताव बना के राज्यपाल के पास भेजती है कि आप उद्धव ठाकरे को जल्द से जल्द एमएलसी चुने, लेकिन वो फिर नहीं चुनते। कल फिर एक खबर आती है कि कैबिनेट के कुछ लोग या सरकार के कुछ लोग मिलने के लिए भगत सिंह कोश्यारी यानी कि राजभवन जाते हैं राज्यपाल से। वहाँ आरोप है कि राज्यपाल उनसे नहीं मिलते या उनसे मिलने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद कल शाम एक खबर चलनी शुरू होती है न्यूज़ चैनल पर। आप स्क्रीन पर देखेंगे, अखबारों में भी ये खबर छपी है, मैं रखवा दे रहा हूँ तमाम जगह। खबर ये चली कि उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी से इस मामले को लेकर बात की। अब इसके बाद एक चैनल पर मेरी नज़र पड़ी तो उसका एंकर किस तरीके से इस खबर को पेश कर रहा है, पहले मैं वो आपके सामने रखूँगा और फिर वो खबर को तोड़ मरोड़ कहाँ रहा है वो आपके सामने रखूँगा। पहले आप देख लीजिए कि हर खबर को बड़ी बताते हैं। ये 16 तारीख का मर्डर होता है पालघर में हत्याकांड, 20 तारीख को डिबेट करते हैं ये लोग, लेकिन बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ हर वक्त चलती है, इनको आपको देखना पड़ेगा। 10 दिन पुरानी भी खबर होगी ना, हर वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ सूत्रों के हवाले से 2 मिनट में जोड़ देते हैं। अब आप इसको पहले सुनिए कि बॉल कैसे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि एमएलसी नामांकन पर उद्धव ठाकरे ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ने प्रधानमंत्री से इस मामले में मदद मांगी है। तो इसके यहाँ बोलने पर सबसे पहला सवाल ये होता है कि मदद की गुहार लगाई। देखिए, एक मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री से बात करेगा तो एक हमारे देश के अंदर पूरा एक फेडरल स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसके तहत वो बात कर रहा है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात कर रहा है, ना कि उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी से बात कर रहा है। जिस वक्त ये उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी से बात करेगा तो उस वक्त ना सीएम होगा ना पीएम होगा। ये लोगों को समझना आना चाहिए। एक सीएम एक पीएम से बात कर रहा है और कह रहा है कि राज्यपाल जो है वो जो है हमारे जो कैबिनेट के फैसले है उसको मंजूरी नहीं दे रहा है, आप राज्यपाल वाले मामले में हस्तक्षेप कीजिए। तो इसमें कहा जा रहा है मदद मांग रहा है सीएम बने रहने के लिए। अब आगे किस तरीके से इस पूरे मामले को तोड़ता मरोड़ता है पत्रकार, वो थोड़ा सा पहले उसकी जबानी सुन लीजिए। आपको बता दें कि पीएम मोदी से उद्धव ठाकरे ने मदद मांगी है। ये अजीब परिस्थिति है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि बीजेपी शिवसेना का गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ा था। गठबंधन में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात स्वीकार नहीं होने पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी बनाई गई थी और अब उद्धव ठाकरे को एक बार फिर नरेंद्र मोदी तक जाना पड़ा है ताकि उनकी सीएम की कुर्सी बची रह सके। सुना आपने, उसने कहा कि ये वही शिवसेना है जो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ी थी, लेकिन बाद में सीएम बनने के लिए महाविकास अघाड़ी बनाकर दूसरी तरफ चली गई थी। लेकिन अब सीएम पर बने रहने के लिए फिर से नरेंद्र मोदी पीएम की जरूरत पड़ रही है। तो भैया एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी को क्या बताना चाह रहे हो? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के नेता। इस एंकर से कोई पहला सवाल यही पूछे, क्या उद्धव ठाकरे ने भाजपा के किसी नेता से बात की है? क्योंकि वो अलग हुए थे भाजपा से
और नरेंद्र मोदी सिर्फ भाजपा के नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। और उद्धव ठाकरे सिर्फ शिवसेना के नेता नहीं है, इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। ये सवाल को कैसे तोड़ मरोड़ रहा है, एक इस पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नरेंद्र मोदी पर एक ठप्पा लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है ये पत्रकार? क्या उनको सिर्फ भाजपा के नेता के तौर पे पेश करने की कोशिश नहीं कर रहा है? इसके बारे में सोचिए, क्योंकि कभी भी उद्धव ठाकरे ने ये नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री से अलग होकर अलग सरकार बना रहे हैं, मुख्यमंत्री मुझे बनना है। बीजेपी से उनका विवाद था, तो क्या सिर्फ प्रधानमंत्री को ये पत्रकार बीजेपी का नेता बनाने की कोशिश, बताने की कोशिश नहीं कर रहा है? अब अगला सवाल समझ लीजिए। सवाल असल ये होना चाहिए था, इस पत्रकार को ये बात करनी चाहिए थी कि उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका को लेकर प्रधानमंत्री से बात की है, उनकी शिकायत की है, और अब इंतजार है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल से बात करेंगे, इस मामले को प्यार से सुलटाएंगे, या राज्यपाल के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे, कोई एक्शन लेंगे। लेकिन उस सवाल को तो इसने गायब कर दिया, क्योंकि इससे आगे जाके एक चीज निकल के आती है, राज्यपाल अगर इनका नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दे, कह रहे भाई मैं तो नहीं करता नॉमिनेट, तो उसके बाद ये लोग इलेक्शन कमीशन के पास जा सकते हैं, महाविकास अघाड़ी वाले, और कह सकते हैं देखिए राज्यपाल नहीं कर रहा है, हम आपके पास आए हैं, आपने जो कोरोना के चलते इलेक्शन कैंसिल कर दिया है, उस इलेक्शन को बहाल कीजिए, उस इलेक्शन को कराइए और इनको एमएलसी चुनिए। तो वहां इलेक्शन कमीशन के पास एक अधिकार होगा कि वो इन हालात में भी चुनाव करा सकें। लेकिन इसके पीछे की अब राजनीति को समझिए। राजनीति ये है कि बीजेपी से अलग होकर उद्धव ठाकरे सीएम बन गए, सीएम की कुर्सी पे बैठे हैं, किसी सदन से चुन के वो अभी तक आए नहीं। तो ऐसे में जो राज्यपाल है, जिसके बारे में जम्मू कश्मीर के अंदर हमने सुना, जब सत्यपाल मलिक वहां राज्यपाल बन के गए, बीजेपी के नेता ने कहा कि राज्यपाल तो हमारा बंदा है, वो आ गया। तो क्या राज्यपाल जो हैं महाराष्ट्र में भी हमारा बंदे वाली भूमिका निभा रहे हैं? वो जानबूझ के टाइम पास करना चाह रहे हैं ताकि सीएम पद पर ना रह सकें। 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो सीएम पद पर रह नहीं पाएंगे। तो ऐसे में बीजेपी जो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहती थी और वो बन गए हैं किसी तरीके से अपनी कोशिशों के दम पर, तो वो उनको वहाँ से हटा देना चाहती है। और क्या इस आड़ में सरकार गिरवा देने की कोशिश की जा रही है, और वो भी उन हालात में जबकि देश के अंदर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले मिल रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला था। इस पत्रकार ने इसको कैसे करके पेश किया, ये आप लोगों को देखना, सोचना, समझना चाहिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं ये कह देता हूँ, बहुत स्पष्ट तरीके से आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। पालघर वाली घटना पर ये भोंपू मीडिया के पत्रकार सोनिया गांधी पर ज़रूर सवाल उठाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे से सीधे पंगा लेने की औकात नहीं है इनकी। आपने देखा होगा अर्णब गोस्वामी का एक इंटरव्यू चल रहा है, कई साल पुराना इंटरव्यू है राज ठाकरे के साथ। कैसे भीगी बिल्ली की तरह अर्णब गोस्वामी बैठा हुआ है, उसमें बोल नहीं पा रहा है उसके सामने, और ना ही उस इंटरव्यू को रिले करने से रोक पाया। दम था, चलो भाई इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, उस वक्त सवाल नहीं पूछ पाया राज ठाकरे के सामने, बाद में उस इंटरव्यू को प्ले मत करता, रिले मत करता। लेकिन औकात नहीं है ना जी, क्योंकि राज ठाकरे नाम है, सोनिया गांधी नाम नहीं है। तो अपनी उस इंटरव्यू को रिले किया। तो आप सीधा समझिए, सवाल खड़ा होना चाहिए था पालघर वाले मामले को लेकर एनसीपी पर, क्योंकि उनका गृह मंत्री है, या मुख्यमंत्री पर उद्धव ठाकरे पर, लेकिन सवाल खड़ा किया गया सोनिया गांधी पर। ये सोचिएगा, क्योंकि इनके बस की सामने वाले को अड़ना बस की नहीं है। वो जो हैं मराठी मानुस है और वो जो इलाज करना जानते हैं। ये हाल आप देखिए, बुलंदशहर में जब साधु की हत्या हुई, हत्याकांड हुआ, कल मैनपुरी में भी एक साधु पे हमला हुआ, तो क्या इन भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार पत्रकारों ने उस तरीके से सवाल पूछे आदित्यनाथ योगी? औकात नहीं है, पूछ नहीं सकते हैं, हिम्मत नहीं है इनके अंदर कि उस तरीके का सवाल जैसे सोनिया गांधी से कर रहे थे वैसे आदित्यनाथ योगी से कर सकें। लेकिन अब बड़ी चीज़ ये है कि क्या उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे? बने रहेंगे तो कैसे बने रहेंगे? और राज्यपाल और विधानसभा के बीच जो ये जंग शुरू हुई है, सरकार के बीच जो ये जंग शुरू हुई है, ये कहां तक जाएगी? और क्या राज्यपाल अकेले बैटिंग कर रहे हैं या उनको पीछे से पुश किया जा रहा है? ये तमाम चीज़, और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका रहने वाली है, उस पर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। क्या वो राज्यपाल को फटकार लगाते हैं या वो भी मौन धारण कर लेते हैं और टाइम पास होने देते हैं? और क्या टाइम पास होने के बाद ये उद्धव सरकार जो है, महाविकास अघाड़ी जो है, क्योंकि वहाँ भी शरद पवार जैसे राजनीतिक चाणक्य बैठे हुए हैं जिन्होंने अमित शाह को पटकनी दी महाराष्ट्र के अंदर। अमित शाह ने ज़रूर कोशिश की कि देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके भतीजे अजित पवार को मिला के सरकार बनाने की, लेकिन औंधे मुँह सरकार
गिर गई, तो वो क्या काम करेंगे अब देखना बहुत दिलचस्प होगा। ये सियासत बड़ी दिलचस्प होने जा रही है। हम लोग नज़र बनाए रखेंगे, आप लोग भी नज़र बनाए रखिएगा। जो भी आपकी राय हो ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।